हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा उन्मूलन श्रृंखला की 8वीं और आखिरी कॉमिक्स डोगा अस्त। ये इस सीरीज की लास्ट कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा अस्त। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। हर इंसान की अपनी विचारधारा होती है जिस पर वह भरोसा करता है और उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। डोगा की विचारधारा को सच मानते हैं अधिकांश मुंबई वासी और खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। मुंबई वासियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक नई और असरदार विचारधारा को लेकर आया है निर्मूलक। निर्मूलक जो न्यायप्रियता, क्रूरता, वीरता आदि हर मामले में खुद को डोगा से 21 समझता है। अपनी विचारधारा को मुंबई पर थोपने की निर्मूलक की धुन ने खतरे में डाल दिया है डोगा सहित मुंबई के भी अस्तित्व को। क्या परिणाम भुगतने होंगे मुंबई को इस नई विचारधारा के? क्या रोक सकेगा निर्मूलक को अपने उद्देश्य में सफल होने से, या अपनी विचारधारा के साथ ही सदा के लिए हो जाएगा खुद जलकर मुंबई को रोशनी देने वाला डोगा अस्त? उपरोक्त घटनाओं के को विस्तार से जानने के लिए पढ़े डोगा उन्मूलन श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित भाग क्रमशः डोगा निर्मूलक, डोगा बेकाबू, डोगा न्याय, डोगा उन्मत्त, डोगा अंश, डोगा ध्वस्त और निर्मूलक क्रांति। ये सब आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जरूर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। मुंबई अ फ्यू हॉर्स बैक। जैसा कि मैंने बताया कि यह मिलिट्री के क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट्स में से एक था, एक ऐसा डेडली वेपन जो युद्ध में आपकी सेना के इन्वॉल्व हुए बिना ही युद्ध का परिणाम आपके हक में कर सकता था। ये ड्रिलर सूट्स मिलिट्री द्वारा दुश्मन पर एक अनापेक्षित और पूरी तरह से खुफिया हमला करने के लिए डिजाइन किए गए थे। एक ऐसा हथियार जिसके हमले के बारे में दुश्मन सोच भी ना सके, और जिस चीज के बारे में सोचा नहीं जा सकता तो उसके लिए खुद को तैयार भी नहीं किया जा सकता। ये ड्रिलर सूट्स आश्चर्यजनक गति से जमीन में गहराई तक सुरंगें बनाते हुए किसी भी दिशा में ट्रैवल कर सकते हैं और दुश्मन के क्षेत्र में किसी भूत की तरह प्रकट होकर खलबली मचाते हुए देश के किसी भी सिपाही की जान दांव पर लगाए बिना जंग को आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन मैंने इनके प्रयोग के बारे में तो कभी नहीं सुना, कतई नहीं सुना होगा, क्योंकि ये आर्मर्स कभी प्रयोग में आने लायक बन ही नहीं पाए। पहले सफल परीक्षण के बाद इस अप्रूव्ड डिजाइन पर ऐसे 100 से ज्यादा प्रोटोटाइप बने थे, लेकिन इनकी सारी विशेषताओं के साथ ही इनमें एक कमी थी। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए एक हैवी ड्यूटी पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि इन सूट्स में मौजूद तो था, लेकिन उस पावर सोर्स का परफॉर्मेंस इच्छानुरूप नहीं रहा, क्योंकि इन सूट्स का प्रदर्शन ड्रिलिंग साइट की कठोरता के अनुसार प्रभावित होता था। हैवी ड्यूटी वर्क इन आर्मर्स को मिलने वाली ऊर्जा कुछ ही देर में शरीत करके इन्हें रास्ते में कहीं भी बेकार कर देता था। इनकी इस खामी को दूर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन परिणाम आशारूप नहीं निकले। लिमिटेड पावर सोर्स के चलते आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए आर्मर्स को अतिरिक्त पावर सोर्स मुहैया कराना संभव नहीं था। फिर इन आर्मर्स के ड्रिल से निकलने वाला वाइब्रेशन विध्वंसकारी है। लगातार कार्यशील रहने की स्थिति में वह वाइब्रेशन अपने आसपास के कई किलोमीटर के इलाके को भी प्रभावित करता है। यही कारण था कि प्रायोगिक स्तर पर ही इसकी कमियां सामने आने के बाद इन्हें हमेशा के लिए नष्ट करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन मैंने इन आर्मर्स की इस खामी का पुख्ता बंदोबस्त कर इन्हें अपने अनुसार काम करने के लिए रीप्रोग्राम किया है। अब यह ना पूछना कि मैंने मिलिट्री क्लासिफाइड प्रोजेक्ट को हासिल कैसे किया। यदि इंटेलिजेंस में आपका कोई घुसपैठिया जानकार एक्सपेरिमेंट्स के कब्रिस्तान में गड़े कई मुर्दों में से एक को उखाड़कर आपके सामने ला खड़ा करे, तो उसमें दोबारा जान फूंकना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत अच्छे जीरो जी, मुझे ऐसे ही किसी हथियार की ज़रूरत थी और मैंने इन सूट्स के लिए एक बेहतरीन नाम भी सोच लिया है।
मुंबई से अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए धारा नगरी को जड़ से मिटाना होगा और इस काम को अंजाम देने का काम करेंगे निर्मूल आर्मर्स। धारा नगरी मुंबई नाव, जो कि धारा नगरी के ठीक नीचे खुदाई करके इसके आधार को इतना खोखला कर देंगे कि धारा नगरी सदा के लिए निर्मूल होकर गर्त में समा जाएगी। धारा नगरी मुंबई नाव। और इस तरह से मैं बढ़ाऊंगा अपराध रहित मुंबई बनाने की दिशा में मेरा पहला कदम। यह सबक होगा मुंबई में व्याप्त अराजकता और अपराध फैलाने वाले हर छोटे बड़े शख्स के साथ ही डोगा के लिए भी। इनसाइड द निर्मूल कैरियर इन होवरिंग 800 फीट हाई ओवर धारा नगरी। लेकिन यह हमारा प्लान नहीं था निर्मूलक। हमने इन आर्मर्स का सौदा किसी और काम के लिए किया था। प्लान शुरू से ही यही था मिस्टर पांडे। फर्क सिर्फ इतना है कि यह प्लान हमारा नहीं मेरा था, और जिस तरह तुम मेरे प्लान में शामिल नहीं थे उसी तरह मैं भी तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं था। इसका मतलब कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। हा 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 हा। अपने छोटे से घटिया दिमाग पर जोर डालो पांडे। तुम खुद आए थे मेरे पास इस्तेमाल होने के लिए। लेकिन मैं एहसान फरामोश भी नहीं हूं पांडे। तूने अनजाने में ही सही मेरी काफी मदद की है, तो तेरे इस एहसान के बदले में मैं तुझे जिंदा रहने का मौका दे रहा हूं। मेरे लिए समस्या बनने की कोशिश मत कर। तुझ जैसी अदनी सी समस्या को निर्मूल करने में मुझे क्षण भर भी नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे लिए समस्या नहीं बन रहा निर्मूलक। तुम्हारा काम होने के बाद तुम अगर चाहो तो मेरे काम को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे काम में समस्या पैदा करने वाले और भी हैं। जानता हूं मैं तू किसकी बात कर रहा है पांडे। सच है, वह मेरी योजना में अपनी टांग अड़ाने के लिए कभी भी पहुंच सकता है, क्योंकि वह चुप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है। इसीलिए उस समस्या को जड़ से खत्म करने का पुख्ता इंतजाम कर चुका हूं मैं। और इस बार जब वह इस तमाशे को खत्म करने के लिए यहां आएगा तो तमाशे के साथ वह खुद भी खत्म हो जाएगा। वाह! धारा नगरी मुंबई नाव। भागो भागो, भूकंप आया। हम यहां भी सुरक्षित नहीं है। जमीन फट रही है। हमारे मकान, हमारी जमा पूंजी को निगल रही है, और अब हमारी बारी है। यह जमीन किसी को नहीं छोड़ेगी, हमें निकल कर रहेगी। माना कि मां समान धारा नगरी की इस धरती के तुम लोगों पर कई उपकार है, लेकिन कोई भी मां अपने उपकारों का हिसाब अपने बच्चे को लील कर नहीं करती, और इस धरती पर भी यह कलंक नहीं लगने देगी। लोमड़ी, कसकर पकड़ लो इस जाल को। इतने सारे लोगों को एक साथ संभाल पाने लायक शक्ति मुझ में वैसे भी नहीं थी। ऊपर से डॉक्टर्स की दी हुई दवाइयों ने शरीर बेजान कर रखा है। ऐसे में अगर मैंने जल्द ही इन्हें ऊपर नहीं खींचा तो मेरा इन्हें संभाले रख पाना मुश्किल हो जाएगा। उफ! जाल मेरे हाथ में अटक गया है। लोगों के वजन के भार के कारण मैं भी उनके साथ गहरे गड्ढे में खींची जा रही हूं। वजन बहुत ज्यादा है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। अंत निश्चित है। अरे, मेरा घिसटना अचानक से रुक कैसे गया? अरे, तुम लोग तो हवा में लटके हुए हो। मतलब तुम लोग उड़ सकते हो। पहले क्यों नहीं बताया? खामखा बेजान शरीर से जान लगवा रहे थे। अच्छा ठीक है, मुश्किल वक्त में मजाक नहीं करना चाहिए। तो देखना होगा कि कौन है जिसने लोमड़ी का आशीर्वाद पाने के लिए पांव छुए हैं। ओह शक्तिमान, जीते रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, कीर्तिमान। वोटेवर, सरनेम तो तुम्हारा मान ही है ना। शक्ति हो या कीर्ति, नाम में क्या रखा है? चलो, अब पहुंच बहुत मार लिया। गिरते पड़ते ही सही 2-4 ने सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए तुम्हारी फोटो तो ले ही ली होगी। अब मुझे और इस जाल में फंसी इन मछलियों को ऊपर खींचो। तुम बचपन से ही बड़बोली हो या इस मास्क ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? तुम बचपन से ही इतने सीरियस हो या इस पोशाक ने तुम्हें खड़ूस बना दिया है? तुम्हें मेरे बड़पोलेपन से क्या
तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मुंबई, सेवरल ईयर्स एगो। राधिका, तू तू भी इसके साथ है? गलत, मैं इसके साथ नहीं हूं, बल्कि यह मेरे साथ है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना पपन? बिल्कुल सही कहा तुमने राधिका। ताड़। क्यों क्यों कर रहे हो तुम दोनों यह सब? क्यों, कब और कैसे शरीक है? तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हारे पास ही है। लक्कड़, बस तुम्हें अपने भेजे पर कुदाल चलाने की जरूरत है। पहेलियां ना बुझा छुड़ैल। जो कहना है एक बार में कहे। मुझे मारना भी है तो एक बार में मार दे। ना 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 लक्कड़, तुझे इतनी आसान मौत मिल जाए तो मेरी वर्षों की तपस्या निरर्थक जाएगी। मैंने इस पल का वर्षों इंतजार किया है। इस इंतजार में गुजारे एक एक पल का हिसाब लेना है मुझे तुझसे। तो तुझे एक बार में कैसे मार दूं? चल, तुझे तेरे गुनाह की कहानी सुनाती हूं। गुनाह जिसका हिस्सा तू उसी समय बन गया था जब मुंबई के एक संभ्रांत परिवार में जन्म लिया था एक नन्ही सी जान, एक बच्ची ने। उस बच्ची का उस घर में जन्म लेना शुभ साबित हुआ, क्योंकि उस लड़की के जन्म के दिन ही सालों से चले आ रहे प्रॉपर्टी के केस का फैसला उस परिवार के हक में निकला। उस लड़की के पिता ने उस प्रॉपर्टी पर टॉय फैक्ट्री बनवाने का फैसला लिया और उस फैक्ट्री का नाम रखा उस बच्ची के नाम पर, जो कुछ ही समय में नामी टॉय मेकर्स में से एक बनकर उभरा। पापा की राजकुमारी और मम्मी की राजदुलारी उस लड़की का पालन पोषण राजसी ठाट बाट से हुआ। महंगे से महंगे कपड़े और खिलौने उस लड़की की बस एक इच्छा भर से हाजिर करवा दिए जाते थे। इस लाड़ प्यार के चलते उस लड़की के लिए दुख तकलीफ जैसे अस्तित्व में थे ही नहीं। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि सुख और दुख एक ही तराजू के दो पलटे हैं, कभी एक पलटा भारी पड़ता है तो कभी दूसरा, और तराजू कभी भी एक पलटे के लिए दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करता। उस तराजू ने भी अपने दूसरे पलटे के साथ इंसाफ करने की ठान ली थी। 6 साल की उम्र में उस राजकुमारी की मां की आकस्मिक मौत ने जैसे उस परिवार की खुशियों की सीमा बांधने का ऐलान कर दिया था। लेकिन उसके पिता ने उन दुख तकलीफों को उस बच्ची पर रत्ती भर भी हावी नहीं होने दिया। उसकी मां के जाने के बाद भी उसके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। किसी भी बीमारी को पनपने से पहले ही उसे खत्म करने का इंतजाम पहले ही कर दिया करते थे उस बच्ची के पिता। उसे एक छींक तक आती थी तो डॉक्टर्स के लिए भाग दौड़ शुरू हो जाती थी। पापा, आप मुझसे पहले नहीं मरना। पापा कभी नहीं मरते बेटा, वे हमेशा जिंदा रहते हैं बच्चों के दिल में। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके होने का पता इतनी आसानी से नहीं चलता, और जिस बीमारी का पता ही ना चल पाए उसका इलाज करना असंभव है। एक ऐसी ही बीमारी उस शहर में फैली हुई थी जिसका पता किसी को भी नहीं था। उस लड़की के पिता को भी उस बीमारी ने अपनी चपेट में ले रखा था। लालच और धोखाधड़ी के कीटाणुओं ने उस लड़की के पिता को कब अपनी चपेट में ले लिया था उन्हें पता ही नहीं था। ऐसी बीमारियां इंसान को खत्म करती है लेकिन खुद कभी खत्म नहीं होती। उस लड़की के पिता का भी उस बीमारी से खत्म होना निश्चित था। कार में रखा अपना पर्स लेने जाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। उस लाइलाज बीमारी का शिकार वह पिता अपने पीछे छोड़ गया एक बिन मां की बच्ची, अब जिसकी छींक पर डॉक्टर की लाइन लगाने वाला कोई न था। पापा अपनी राजकुमारी को छोड़कर जा चुके थे और उनके पीछे बची थी एक अनाथ बेसहारा बच्ची, जो कि यह सोच रही थी कि क्या वह सच में अपने परिवार के लिए शुभ थी। लेकिन शायद नियति इतनी भी बेरहम नहीं थी। उस बच्ची के लिए अभी एक सहारा बचा हुआ था। उसकी मौसी उस बच्ची को अपने घर ले आई। उसे एक नया घर मिल गया था, एक नया परिवार। वह उसके पुराने बंगले जितना बड़ा तो न था, लेकिन अनाथालय से बेहतर ही था। भाई बहन जैसे रिश्तों से अनजान उस बच्ची के लिए मौका था उन रिश्तों को करीब से जानने का, उन्हें जीने का। उस मासूम लड़की ने जल्द ही अपने व्यवहार से
उस घर, आस पड़ोस और स्कूल में सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन इसी वजह से उस बच्ची की मौसेरी बहन अब खुद को उपेक्षित महसूस करने लगी थी। उसने उस बच्ची से बदला लेने की ठान ली थी। वह शरारतें करके इल्जाम उस बच्ची पर लगा देती थी। कभी वह बच्ची घर और पड़ोस में चोर बन जाती, तो कभी स्कूल में चीटर। समय के साथ उसका जीवन बद से बदतर होने लगा। सभी की आंखों का तारा वह बच्ची अपनी मौसी पर बोझ बन चुकी थी। हमेशा चहकने वाली वह मासूम बच्ची अब चहचाना भूल चुकी थी। इन सब मुश्किलों के बीच पड़ोस में रहने वाली पीटी टीचर आशा मैडम ही एक राहत थी। जहां वह लड़की सेल्फ डिफेंस और योगा सीखी करती थी। उन्होंने जो सबसे बड़ी शिक्षा उसे दी वह थी कि कभी हालात के आगे झुकना नहीं, लड़ना है। वह बच्ची भी खूब लड़ी, परंतु अंततः उसकी मौसी ने ही रोज रोज की लड़ाइयों से परेशान आकर उसे घर से निकाल दिया। 10 साल की उम्र में उस बच्ची ने वह घर और शहर छोड़ दिया। लेकिन वहां से निकलकर वह फंस गई और भी बड़े शैतानों के चंगुल में, जिन्होंने उसे उसी की तरह की अन्य मासूमों के साथ एक डांस बार के मालिक को बेच दिया। दुनिया का एक और घिनौना चेहरा उसके सामने आ चुका था। वहां उस पर बेइंतहा अत्याचार हुए। एक 10 साल की मासूम बच्ची को अय्याश मर्दों को रिझाने वाली जवान लड़की बनाने के लिए इंजेक्शन दिए जाते थे, जो उसे समय से पहले ही शारीरिक रूप से परिपक्व बना रहे थे। वहां उसे लोगों के सामने जिस्म की नुमाइश के लिए बेहुदा डांस सिखाए जाते थे। उसे अपने इस जीवन से घिन आने लगी थी। वह बच्ची एक जुझारू लड़की थी। परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं बल्कि लड़ना है, यही शिक्षा मिली थी उसे। उसने उस बार से भागने की कई नाकाम कोशिशें की और अंततः सफल हुई। लेकिन उसे मिली सफलता उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना सिद्ध होने वाली थी। वहां से बाहर निकलकर जैसे ही राधिका ने आखिरी बार मुड़कर पीछे देखा, तो वह हैरान रह गई। उसकी आंखें अपने सामने एक डांस बार नहीं, अपने पिता की वह टॉय फैक्ट्री देख रही थी, जहां से उसे खेलने के लिए पहला खिलौना मिला था। उस बच्ची के पिता की मृत्यु के बाद उस टॉय फैक्ट्री के मैनेजर ने टॉय फैक्ट्री को हथिया लिया था। निश्चल और निष्पाप बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले खिलौने बनाने वाली जगह आज मासूम बच्चियों को मर्दों को रिझाने वाला खिलौना बनाने का मुख्य अड्डा बन चुकी थी। अब उस बच्ची का मन बदल गया था। अब वह वहां से भागना नहीं चाहती थी, अब वह लड़ना चाहती थी। अब उस बच्ची के जीवन के दो ही मकसद थे, एक उस जगह को दोबारा हासिल करना और मैनेजर से अपने पिता की मौत का बदला लेना। जानता है वह बच्ची कौन थी? वह बच्ची मैं थी। वह व्यक्ति मेरे पिताजी थे और वह मैनेजर जिसने मेरे पिताजी को धोखा दिया, वह तू था, लक्कड़ उर्फ लखन। लेकिन तेरी जैसी शख्सियत से बदला ले पाना इतना आसान नहीं था, खासकर एक कमजोर लड़की के लिए तो कतई नहीं। अगर मुझे तुझसे लड़ना था तो मुझे जल्दी बड़ा होना था। अब मैंने निर्विरोध सुडौल करने वाले वे इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए। मुझे एक साथी की भी जरूरत थी, जो तेरे करीब भी होता और मेरे भी। तेरे साथियों में पप्पन ही एक ऐसा शख्स था जो तेरे करीब था, लेकिन तेरे करीब होने का उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि तुझसे उसे जिल्लत और दुत्कार ही मिली। बस मैंने पप्पन को अपने साथ शामिल कर लिया। मैंने धीरे धीरे अपनी पकड़ पहले बार पर और फिर तुझ पर बनाने का फैसला किया। मैंने नाच सीखने के लिए जी तोड़ मेहनत की, ऐसा भड़कीला और कामुक नाच जो लोगों की लार टपका दे। मेरे पहले ही शो में तू मुझ पर मोहित हो गया। पहला स्टेप कामयाब रहा। तूने मुझे बार की मुख्य डांसर बना दिया। अब मैं इस बार की शान हो गई थी और तेरी जान। मेरी युक्ति काम कर रही थी। हालांकि ऐसा करने का खामियाजा मुझे तेरे द्वारा दी गई यातनाएं और यहाँ नरक भोगने के रूप में भुगतना पड़ता था। आज इस नरक को भोगना मेरे काम आया। बाहर तेरा बार मोहन गैंग की भेंट चढ़ रहा है, जो उस दिन अपने आदमी के साथ हुए अपमान का बदला तुझसे लेने आया है, जिसे तूने मेरी वजह से
जिंदा छोड़ दिया था, जो कि मेरी ही चाल थी। बाहर तेरा बार मटिया मेट होगा और यहाँ मैं तेरा जीवन समाप्त कर तेरी आत्मा की भेंट अपने मृत माता पिता को चढ़ाऊंगी। ओह, तो नारंग की छोकरी है तू। बाप तो बड़ा सीधा सज्जन व्यक्ति था, फिर छमियाओं वाले गुण तुझमें कहाँ से आए राधिका? तेरी माँ से? वैसे तेरी माँ से याद आया, तुझे भी याद भी नहीं होगा कैसे मरी थी तेरी माँ, किसी बीमारी से या किसी हादसे में। हा हा हा, तेरी माँ को भी मैंने ही मारा था कमीनी, ताकि तेरा बाप तेरी माँ के मरने के सदमे में बावला हो जाए और कारोबार मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन तेरा बाप पक्का बिजनेसमैन निकला। बीवी के मरने के बाद भी डटा रहा, तभी तो उसे मारने पर मजबूर होना पड़ा, वरना ऐसे सज्जन इंसान को मारना तो मैं भी नहीं चाहता था। वैसे मरना तुझे भी था उसी ब्लास्ट में, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी, तू बच गई। उस दिन एक सपोले को का बच जाना आज मेरी जान की मुसीबत बन गई, लेकिन तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मरने से पहले अपने सारे गुनाहों को कबूल कर ले लक्कड़, क्या पता नरक जाकर तुझे ऐसा करने का मौका मिले ना मिले। मुझे नरक में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है राधिका, क्योंकि लक्कड़ खुद नरक का शैतान है। मैं जहां चाहूं जब चाहूं एक नया नरक बना सकता हूं। लक्कड़, अब किसी की भी जिंदगी नरक नहीं बना पाएगा तू। किसी और को तो पता नहीं मच्छर, लेकिन आज तुझे नरक जरूर पहुंचाऊंगा मैं, क्योंकि तेरी जिंदगी यहीं इसी वक्त खत्म होती है। खच, हक, नहीं। देखा राधिका, पप्पन तो नरक में जा चुका है, अब तेरी बारी है। लेकिन नरक तक तेरी यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। तुझे नरक पहुंचाऊंगा मैं, लेकिन तड़पा तड़पा कर चटाक। आज राधिका खत्म होगी और उसके साथ ही खत्म होगा वह लक्कड़ जो तुझसे प्यार करने की भूल कर बैठा था। तुझे पाने के लिए अपने अस्तित्व को भूलता जा रहा था मैं। अब मैं तुझे वास्तविक लक्कड़ से परिचित कराऊंगा, आते तक बाहर खींच दूंगा तेरी टन। तुझे पाने से खुद को काफी समय रोके रखा मैंने, लेकिन आज मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, कोई नहीं। कमीने, छोड़ मुझे, छोड़ साले। तुझे अब मुझसे सिर्फ एक ही चीज छुड़वा सकती है राधिका, तेरी मौत। खच, तू 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 क्या कर रहा है हराम की औलाद? पहली बात, मैं हराम की औलाद नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा था, इनके साथ कोई बदतमीजी करे मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरी माँ के साथ जो भी बदतमीजी करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। और आज तो तूने अपनी हद पार कर दी लक्कड़, हद तो तूने पार कर दी है सपोले। अब पहले तू मरेगा तेरे साथी के साथ, और उसके बाद तेरी माँ को मैं उसके भयंकर अंजाम तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसे देखने के लिए तेरी आंखें खुली नहीं रहेंगी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।